हेलो एवरीवन, आज हम लोग AKTU 2018-19 का पेपर सॉल्व करेंगे। उस समय कोड था KS 101। तो KS 101 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें देखो सेक्शन ए बच्चे क्या है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके कोर्स में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी आपके कोर्स में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है भाई मैक्सवेल प्रपोज द एम्पियर्स लॉ रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन क्यों किया गया, ये पूछा गया। तो लिखो इसमें क्या लिखेंगे। वी नो दैट मैक्सवेल इक्वेशन तो इसमें होता क्या, एम्पियर्स लॉ क्या होता है बच्चे। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू म्यू नॉट एच रख देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू आई आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट एच रख देंगे तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। तो डी आई बाई डी एस हो गया ये, ठीक है। ये डी आई बाई डी एस हो गया। यहाँ से डी एस की वैल्यू आ जाए, यहाँ से डी आई की वैल्यू आ जाएगी। डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे डी एस क्या आ जाएगी बच्चे, जे डी एस आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन जे डी एस क्या आ जाएगी बच्चे, इंटीग्रेशन जे डी एस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा जे डी एस क्या आ जाएगा, जे डी एस आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा इसमें, अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है विद कर्ल। तो यहाँ पर हमने ये किया एच डॉट डी एल है तो ये कर्ल के साथ सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगी, कर्ल एच और ये डी एस आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जे डी एस है, क्या है बच्चे, जे डी एस है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कर्ल एच, ये कर्ल एच इक्वल टू आ गया जे, ठीक है। समझ में आ गई बात, कर्ल एच इक्वल टू क्या आ गया, जे आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग ले लेंगे डाइवर्जेंट। क्या ले लेंगे बच्चे, डाइवर्जेंट ले लेंगे। तो डाइवर्जेंट कर्ल एच क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट डाइवर्जेंट ले लेंगे। इस ये आ गया कर्ल एच इक्वल टू जे आ गया, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या किया, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का डाइवर्जेंट ले लिया तो ये डाइवर्जेंट कर्ल एच इक्वल टू जीरो आ गया। देखो जब किसी डिसिमिलर का कर्ल लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाती है। मतलब क्या हुआ, इसका डाइवर्जेंट लेंगे, डाइवर्जेंट कर्ल एच इक्वल टू क्या आ गया, ये डाइवर्जेंट जे आ गया, क्या आ गया, डाइवर्जेंट जे। अब ये वैल्यू आपकी ये एच है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो ये हो गया डाइवर्जेंट जे, क्या आ गया, डाइवर्जेंट जे। अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डाइवर्जेंट जे प्लस डाइवर्जेंट जे प्लस डेवर रो बाई डेवर टी इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर डाइवर्जेंट जे की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई तो ये हो गया डेवर रो बाई डेवर टी इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई, रो की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। अब ये कांस्टेंट कैसे आ जाएगी रो की वैल्यू, ये देखो डेवर रो बाई डेवर टी इक्वल टू ये आ जाएगा जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन से हट जाएगा तो रो कांस्टेंट आ जाएगा। इसका रो का मतलब क्या है, रो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या है बच्चे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज, हेंस एम्पियर्स लॉ वैलिड फॉर स्टेट और स्टैटिक चार्ज, किसके लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड। हेंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड एम्पियर्स लॉ रिक्वायर मॉडिफिकेशन, एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या किया गया, मॉडिफिकेशन क्या किया गया, इसमें एक टर्म ऐड किया गया जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया कर्ल एच इक्वल टू जे, यहाँ पर जे प्लस जे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेनिट्रेशन डेप्थ। बच्चे देखो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है, स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ एक ही बात है। यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है बच्चे। मान लो ये एक डायग्राम है, ठीक है। द डेप्थ इन ए मेटल एट विच, ये मान लो, ठीक है। ईएम वेव जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, ई इक्वल टू ई नॉट, डेरिवेशन भी बता दें, माइनस अल्फ़ा आर, ठीक है। ये ऐसे वेरी करेगी तो इसको ऐसे वेरी करा दो, ठीक है बच्चे। अब क्या हो गया, यहाँ इधर तो डिस्टेंस आर है, ठीक है, और इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो जिस पर डेप्थ इन ए मेटल एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ ईएम वेव बिकम्स
ई 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। मतलब क्या हुआ, फिर से सुन लो आप। द डेप्थ इन ए मेटल एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ EM वेव बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो ये फॉर्मूला तो उसे क्या बोल देंगे, स्किन डेप्थ बोल देंगे। अब स्किन डेप्थ बोल देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 और बाई ई इक्वल टू आ जाएगा E0 ई की पावर माइनस अल्फा आर। तो ये E0 से E0 कट गया। जब E0 से E0 कट गया तो ये आ जाएगा ई की पावर -1 इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा आर। तो यहाँ अल्फा आर, अब देखो जैसे ये रखोगे तो ये अल्फा डेल्टा हो जाएगा, स्किन डेप्थ हो जाएगी। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा अल्फा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/अल्फा। और 1/अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1/अल्फा की वैल्यू होती है बच्चे, अल्फा की वैल्यू होती है √σ म्यू ओमेगा बाई 2, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू होगी जब हम यहाँ पर डेल्टा में रखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा रखेंगे तो ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी √2/σ म्यू ओमेगा। इस पर बेस न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती क्या है, लैम्डा इक्वल टू H/P होती है। फोटोन के लिए पूछ रहा है, तो फोटोन के केस में क्या हो जाएगा, फोटोन किससे ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो ये H/mv हो जाएगा। फोटोन किससे चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, तो H/mc प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो वी नो दैट आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc²। ठीक है, ये हम जानते हैं। फिर क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच न्यू होती है। कितनी होती है, एच न्यू होती है। इसको लिख सकते हैं SC/लैम्डा। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई और ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। 1 और 2 को इक्वल कर दो। ठीक है, तो E इक्वल टू mc² है, तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या रख देंगे, mc²। तो mc² इक्वल टू आ जाएगा SC/लैम्डा। ये इससे एक सी कट गई। ठीक है, लैम्डा इधर ले आइए, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, H/mc आ गया। तो ये हो गई वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। तो बच्चे देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन क्या होता है, द क्वांटिटी विच वेरीज इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड वेव फंक्शन। फिर से सुन लिए, the quantity which varies in case of wave function the quantity which varies in case of quantum mechanics is called wave function. It is complex number as psi equal to a plus ib। क्या होता है, psi इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी हो जाता है। अब psi कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चे, a माइनस आई बी होगा। क्या होगा बच्चे, a माइनस आई बी होगा। तो psi कॉन्जुगेट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस IAB आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आएगा, माइनस IAB आएगा, प्लस माइनस IAB आएगा, और क्या आएगा, देखो ये माइनस माइनस क्या है, माइनस आएगा, और ये I² AB आएगा। I² की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, I² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये साई कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई कॉन्जुगेट की वैल्यू A², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, A² प्लस B² आ जाएगी। I² की वैल्यू क्या हो गई, -1। ये यहाँ पर B² आएगा। क्या आएगा बच्चे, B² आएगा। ठीक है, ये B² आएगा। तो ये साई कॉन्जुगेट इक्वल टू A² प्लस B² होगा। अब ये साई कॉन्जुगेट जो है, इसको लिख सकते हैं मॉड साई²। क्या लिख सकते हैं, मॉड साई² विच रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल विद इन द वेव पैकेट। ठीक है, तो ये इसी को आप, ये पूरा प्रॉब्लम जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इसके बाद कह रहा है जी, क्वेश्चन है कि कोहेरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन लिखनी है बच्चे। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, 2 सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अगर टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। अब बच्चे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया ये समझ लो पहले। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। वाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट, मतलब ये है कि इनकोहेरेंट की डेफिनेशन पूछी गई है। तो 2 सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट का मतलब फेज डिफरेंस डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। क्या होगा, फेज डिफरेंस डू नॉट रिमेन्स विद
कांस्टेंट विद टाइम, तो यही लिखना पड़ेगा। नॉन कोहेरेंट की डेफिनेशन बोल दो, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि टू सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट, इसका मतलब फेज डिफरेंस उसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा देखो रिजॉल्विंग पावर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर देखो क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अगर कोई दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं तो उनको जस्ट रिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। सिंपल फॉर्म में आप क्या कह सकते हैं? सिंपल फॉर्म में रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर होगी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। क्या होगी बच्चे? लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। एक अगर ग्रेटिंग है तो वो एन एन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? ग्रेटिंग है तो क्या हो जाता है? एन एन। तो यहाँ से डेफिनेशन करो, क्या होगा? रेशियो ऑफ वेव लेंथ लैम्डा, ratio of wavelength lambda to the wavelength difference d lambda to the wavelength difference d lambda is called resolving power of grating। सिंपल तरीके से है। अब यहाँ पर n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स। कैपिटल N होगी नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग, नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग। क्या होगी? लाइंस इन ग्रेटिंग, ये नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग होगी। और एन स्मॉल एन क्या होगा बच्चे? स्मॉल एन ऑर्डर होगा। क्या हो गया बच्चे? ऑर्डर हो गया। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, फिर TIR, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन। तो देखो स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है बच्चे? ये आपका E1 है और ये एनर्जी लेवल E2 है। वैसे ये आप देख लेंगे, हम करा चुके हैं पहले, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है? एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और ओनली 1 फोटोन इमिट करता है। कितना फोटोन इमिट करता है? ओनली 1 फोटोन। तो ये स्पॉन्टेनियस कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस 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 ये रैंडम प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बच्चे? रैंडम प्रोसेस है। ओनली 1 फोटोन इमिट करता है, ओनली 1 फोटोन इमिट करेगा। क्या करेगा? ओनली 1 फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। और इसमें जो फोटोन इमिट होता है वो कैसा होता है? नॉन कोहेरेंट होता है। कैसा होता है बच्चे? नॉन कोहेरेंट होता है। और देखो स्टिमुलेटेड में क्या होगा? इसमें भी एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी में आएगा, लेकिन क्या होगा इसमें? स्पॉन्टेनियस इमिशन में इसमें क्या हो रहा है? हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी में आता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस आता है, सेल प्रोसेस में आता है। कैसे आता है? सेल प्रोसेस में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? इस स्टिमुलेटेड में क्या होगा? स्टिमुलेटेड में एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कैसे आएगा? स्टिमुलेटेड प्रोसेस से आएगा। स्टिमुलेटेड प्रोसेस का मतलब इन्फ्लुएंस्ड प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? इन्फ्लुएंस्ड प्रोसेस। कैसी है बच्चे प्रोसेस? ये इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। तो हम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में बाई इन्फ्लुएंस प्रोसेस आ रहा है। एंड इट इमिट्स 2 फोटोन। कितने फोटोन इमिट करेगा? 2 फोटोन इमिट करेगा। और ये दोनों कैसे होंगे फोटोन? कोहेरेंट फोटोन होंगे। कैसे फोटोन होंगे? कोहेरेंट फोटोन होंगे। और ये जो कोहेरेंट फोटोन होते हैं ये लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसमें जो लाइट इमिट होती है वो कैसी होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ठीक है। और ये इसमें जो स्पॉन्टेनियस में पॉलीक्रोमेटिक होती है। कैसी होती है? पॉलीक्रोमेटिक होती है। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे मुझे लगता है, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ऑप्टिकल फाइबर बच्चे किस पर बेस्ड है? ऑप्टिकल फाइबर TIR पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है बच्चे। तो ये जे क्वेश्चन हो गया। तो ये आपको सारे 2 नंबर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2B। ये देखो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, सॉरी 2A कोर्स में नहीं है। 2B क्या है? फ्री स्पेस।
इसमें मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है फॉर फ्री स्पेस। तो यहाँ पर देखो डेरिवेशन तो हम कराएंगे नहीं, डेरिवेशन आप देख लीजिएगा हम पुराने लेक्चर से, ठीक है। फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए क्या हो गया, रो जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो जीरो होगी, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू जीरो होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एच होगी, और डी की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ई होगी, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप रख देंगे, और रखने के बाद फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c² का डेरिवेशन करना है आपको, ठीक है बच्चे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑब्टेन द इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये भी आप मेरे पुराने लेक्चर में देख लीजिएगा, उसमें मैंने कराया हुआ है टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन कराया है, ठीक है बच्चे। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब कराए हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 3A और 3B आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है ये देखो, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है बच्चे। तो 4A क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4A क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसका हमने भी लेक्चर बना दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम को, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखो 4B क्या कह रहा है, 4B कह रहा है डिड्यूस कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो 4B जरूर देख लो आप। 4B इक्वेशन क्या है कि ये कूलम्स लॉ हमें ड्राइव करना है मैक्सवेल इक्वेशन से। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बॉडी को क्या मान लें, स्फेरिकल बॉडी मान लें, तो स्फेरिकल बॉडी का एरिया क्या हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू 4πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 4πr² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ई इंटू 4πr²। क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4πr² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4πr² लिख सकते हैं। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r² आ जाएगी। अब कूलम्स फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स निकालना है, F इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट ई, F इक्वल टू क्यू नॉट ई फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये तो क्या आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r²। यही आपका दिस इज कूलम्स लॉ। ये क्या है बच्चे, कूलम्स लॉ है। तो इसमें ये कह दिया गया है कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करिए, ठीक है बच्चे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4C बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर की सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है P/4πr², ठीक है बच्चे। अब ये देखो 5.4 × 10⁻28 दिया गया है, रेडियस दी गई है, तो इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें ये देखो किया गया है, ये तो देखो 4B हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, और ये देखो किया गया है, ठीक है। एस इक्वल टू क्या किया गया, एस इक्वल टू P/4πr² सॉल्व किया गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 5.4 × 10⁻28 कर दी गई है, ठीक है। और ये 4 × 3.14, और ये आपका 7 × 10⁸, कितना लिखा है 10⁸, और ये स्क्वायर लिखा गया है। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही समझना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 8.7, इसका आंसर कितना आ जाता है 8.7 × 10⁹ वाट पर मीटर स्क्वायर। इसमें सिर्फ पॉइंटिंग वेक्टर पूछा गया था, ठीक है। अगर बच्चे ई और एच की वैल्यू भी पूछी जाती, हो सकता है एग्जामिनर इसमें ई और एच की वैल्यू पूछ ले, तो पॉइंटिंग वेक्टर ये क्या हो गया, ई एच हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालोगे, E/H इक्वल टू 377, ठीक है। ये आप इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और ये मान लेंगे फर्स्ट। अब इन दोनों में दो इक्वेशंस हो गए, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देना तो एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर एच की वैल्यू इसमें सेकंड में रख देना तो ई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5B है कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट बच्चे। तो कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन 5B में क्या करना है बच्चे,
5A में कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन करना है। किसका बोल करना है? कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन है भाई। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन आप दूसरे लेक्चर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट क्या आएगी? H/m0c 1 माइनस कॉस फाई या कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर H की वैल्यू रख देंगे। H की वैल्यू कितनी रख देंगे? 6.64 इंटू 10⁻34 रख देंगे। ठीक है, m0 की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻31 रख देंगे। c स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ रख देंगे। और ये 1 माइनस कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा लैम्डा की 0.024 और 1 माइनस एंगस्ट्रॉम में आएगी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। तो ये कॉम्पटन शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये 5C न्यूमेरिकल इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। देखो एक लाइन का न्यूमेरिकल है और 7 नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में? 7 पूछा गया है, 7 नंबर में पूछा गया है। इसमें ये कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन ये देख लो 7 मार्क्स में। सो दैट साई एक्स वाई जेड इक्वल टू साई एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी इज ए वेव फंक्शन ऑफ स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का वेव फंक्शन है, ये प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना है, साई है, साई गिवन है, साई कॉन्जुगेट और निकाल के और वैल्यू हम क्या कर देंगे? सेम सेम कर देंगे बस। देखो रियल स्टेट ये है, ये साई की वैल्यू दी गई है, ये साई कॉन्जुगेट और निकाल लीजिए। साई साई कॉन्जुगेट निकाल लिया तो और इसमें बता दिया साई साई कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर रियल एंड टाइम इंडिपेंडेंट। एक लाइन का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? साई कॉन्जुगेट का मतलब है जहां पर आई लिखा है वहां पर माइनस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस आई हो जाएगा। तो देखो ये साई साई लिखा हुआ था, तो ये साई कॉन्जुगेट क्या हो गया? ई की पावर, ये माइनस आई ओमेगा टी था तो ये प्लस का आई ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साई ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी और ये हो जाएगा इंटू साई ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है कि ये फंक्शन है बस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साई साई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ई की पावर प्लस आई ओमेगा टी, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? साई साई कॉन्जुगेट क्या हो गया? मॉड साई स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 6A में कह रहा है कि न्यूटन्स रिंग का डायामीटर सॉल्व करना है। किसके? डायामीटर्स आर प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। किसके लिए प्रूफ करना है? डायमीटर ऑफ डार्क रिंग। तो इसमें बेटा डेरिवेशन करना है dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा आर का। ठीक है, ये आप दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा आर का डेरिवेशन करना है। ठीक है, फिर कह रहा है 5b में न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बी और सी दोनों न्यूमेरिकल है। ठीक है, और ये ए बी और ये भी 7A रूबी लेजर है, इसको भी आप लॉन्ग आंसर में देख लीजिएगा। बी और सी ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये हम लोग देखेंगे अभी। देखो भाई 6B क्या कह रहा है? 6B क्या कह रहा है? 6B कह रहा है लाइट ऑफ वेव लेंथ 6B क्या कह रहा है? लैम्डा कितनी दी गई है? 6000 दी गई है। कितनी दी गई है बच्चे? 6000 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रिंजेस दी गई हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना दिया गया? 1.4 दिया गया। कितना दिया गया बच्चे? 1.4 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिंजेस दैट आर 2 mm अपार्ट, तो यानी बीटा की वैल्यू दी गई है 2 mm। कितनी दी गई है? 2 mm दी गई है। तो इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा इक्वल टू होता क्या है? फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। क्या होती है? 2 म्यू थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 म्यू बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब ये वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू देखो किस में रखेंगे? लैम्डा की वैल्यू भी मीटर में रख दी 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यू मीटर में रख देंगे। ये देखो ये रखी गई है वैल्यू, ये देखो रखी गई है वैल्यू। तो इससे वैल्यू ये क्या आ गई? थीटा इक्वल टू 1.074 इंटू 10⁻⁴ ये रेडियन में आ गई बच्चे। किस में आ गई? रेडियन में आ गई। अब रेडियन में बच्चे वैल्यू आ गई तो रेडियन को कैसे कन्वर्ट करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये रेडियन होती है। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? 3.14 क्या हो गया? 3.14 रेडियन हो गई। क्या हो गई? 3.14 रेडियन हो गई। और पाई की वैल्यू 180 क्या होती है? 180 डिग्री होती है।
क्या होती है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री में डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, ये डिग्री हो गई। तो अब इसमें यही बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 180 अपॉन पाई से, तो ये डिग्री में आ जाएगा आंसर। किस में आ जाएगा, डिग्री में। जब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में आ जाएगा। अब डिग्री को कह रहा है कि सेकेंड में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए, सेकेंड में। तो ये 180 अपॉन पाई डिग्री, डिग्री का मतलब होता है आवर। तो एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे, 60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। और ये 60 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 ही सेकेंड होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट हो गए, तो ये मिनट हो गए। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेकंड हो गया। तो इस तरीके से ये 22 डिग्री आया हुआ है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हर बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रल लाइन इन फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप इन थर्ड ऑर्डर। थर्ड फोर्थ ऑर्डर ओवरलैप करेगी थर्ड ऑर्डर से। तो देखो भैया इसको कैसे करेंगे, देखो ई प्लस डी, ग्रेटिंग ग्रेटिंग इक्वेशन है। तो ग्रेटिंग इक्वेशन क्या होती है, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये ग्रेटिंग इक्वेशन होती है। अब देखो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, ठीक है, तो ई प्लस डी साइन थीटा, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन वन लैम्डा वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर ओवरलैप करे फोर्थ ऑर्डर में। तो यानी क्या कह रहा है, एन वन की वैल्यू यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन टू लैम्डा, एम टू लैम्डा टू। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, ये आ जाएगा। अब एन वन क्या है, 3 लैम्डा वन है, एन वन क्या है, थर्ड ऑर्डर, और ओवर कैप किसके करेगा, फोर ऑर्डर में, तो ये लैम्डा टू हो गई। अब यहाँ पर देखो लैम्डा लैम्डा ये थर्ड ऑर्डर ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे, ठीक है, वैल्यू रख देंगे। देखो फिर से क्या है, थर्ड ऑर्डर लाइन, थर्ड ऑर्डर लाइन के साथ में कितना है, 4 6, ये थर्ड ऑर्डर की वेवलेंथ कितना है, थर्ड लाइन ऑफ, तो थर्ड लाइन के साथ में जो वैल्यू है वो वेवलेंथ लैम्डा हो, ये थर्ड, ये देखो थर्ड के साथ ये क्या है, 3 इंटू 5 4 6 1 इक्वल टू आ जाएगा 4 लैम्डा टू। तो यहाँ से लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 4 6 1 अपॉन 4, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने कैसे किया है पता नहीं, इन्होंने ये गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। तो ये लैम्डा टू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आंसर सही है इसका, मगर आंसर सही है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट कह रहा है इसमें, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ टू स्टेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन टू बाई एन वन इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एस सी अपॉन लैम्डा के टी। इस पर भी वीडियो हमने बना रखा है, ये 7 मार्क्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो एच और सी की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, आ गया। यहाँ टी कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻34 रखेंगे, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 रखेंगे, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 रखेंगे, और लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10⁻10 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा 2 नंबर में ये 7 मार्क्स में पूछा गया और कराया भी गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी में कह रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इफ द कोर एंड क्लैडिंग दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करना है, एक्सेप्टेंस एंगल का फाइंड करना है, और क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। तो देखो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पर एन ए की वैल्यू ये दी गई है 1550 का स्क्वायर, और ये वैल्यू, तो एन ए की वैल्यू 0.38 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंगल होता है साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस
n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे निकालेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा सी इक्वल टू n2/n1, तो ये 75 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको सॉल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, कि एन ए को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है NA√1.550 स्क्वायर माइनस 1.45 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना है बस। स्क्वायर रूट ब्रैकेट लगाएंगे 1.50, और ये सिंबल कैलकुलेटर में दिया होगा, ये सिंबल लगा देंगे, माइनस फिर 1.45 और फिर से यही सिंबल लगा देंगे, ये 2 लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इक्वल प्रेस कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जिस स्टाइल में मैंने बताया है ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसी तरीके से साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स n2/n1 होगा। ठीक है बच्चे, तो साइन इनवर्स आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स कैलकुलेटर में आ जाता है, इस तरीके से आएगा। फिर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट के बाद n2 की वैल्यू 1.45 होगी, 45 हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद डिवाइड का सिंबल लिखेंगे और इसके बाद 1.50 लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इक्वल प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर 75 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।